हाय फ्रेंड्स, गुरु ज्ञानम इट्स ऑल अबाउट होम साइंस में आप सभी का स्वागत है। आज हम कपड़े हमारे आसपास का भाग 2 पढ़ेंगे। इसके भाग 1 में हमने रेशों के बारे में पढ़ा था, कैसे तंतु से परिधान बनते हैं और एक रेशे के अंदर क्या क्या गुण और विशेषताएं होनी चाहिए जिससे कि वो कपड़ा बनने लायक बन सके। और इसके अलावा हमने रेशों का वर्गीकरण पढ़ा था जिसमें हमने प्राकृतिक रेशों के बारे में और मानव निर्मित रेशों के बारे में, उसके साथ साथ कैसे मानव निर्मित रेशे बनाए जाते हैं उनके बारे में पढ़ा था। और आज हम प्राकृतिक रेशा और फाइबर जितने भी हैं उनके बारे में जानेंगे और उनके गुणों के बारे में जानेंगे, जैसे कि कॉटन, सूती, लिनन वस्त्र, ऊनी वस्त्र, सिल्क और जूट के बारे में। कपास का जो रेशा है वो प्राकृतिक रूप से खोखला रेशा होता है और नरम होते हैं, सांस लेने में सहायक होते हैं, मतलब आसानी से उसमें हवा आर पार हो सकती है और पानी के अच्छे शोषक होते हैं, ये जल को अच्छे से अवशोषित करते हैं। कपास इसी वजह से, क्योंकि जल अवशोषकता उसमें अच्छी होती है जिसकी वजह से वो पसीने को आसानी से सोख लेते हैं, इसी वजह से जो हमारे परिधान हैं ज़्यादातर सूती वस्त्रों के बने होते हैं या घर के भी बहुत सारे रोज़मर्रा के जो उपयोग आने वाले जैसे वस्त्र हैं, जैसे कि चद्दरें हैं, पर्दे हैं, ये सभी भी कॉटन के ही ज़्यादातर बने होते हैं। भारत पहला ऐसा देश है जहाँ पर कपास उगाया जाता है और इस्तेमाल किया जाता है और यह कपास उत्पादक का सबसे बड़ा क्षेत्र आज भी बना हुआ है प्राचीन काल से लेकर अब तक। कपास के पौधे की बीज की फली से कपास के रेशे प्राप्त किए जाते हैं। अगर आपने नहीं देखा है कपास के फल को तो ये आप देखिए, पूरी फली होती है, वो जब फट जाती है तो उसके अंदर ये रेशे नज़र आते हैं, यही कपास के रेशे हैं। जब बीज पककर फली खुल जाती है तो जिनिंग नामक प्रक्रिया द्वारा रेशे अलग कर लिए जाते हैं और कताई के लिए बड़े बड़े बंडलों में उनको कलेक्ट कर लिया जाता है इस तरीके से। और कपास फाइबर पानी को बहुत अच्छे से अपने अंदर अवशोषित कर लेते हैं, लगभग अपने वजन का 24 से 27 गुना जल अवशोषित कर लेते हैं और ये मजबूत होते हैं, स्पेशली जब ये गीली अवस्था में होते हैं तो इनकी मजबूती और बढ़ी हुई होती है। ये डाई को आसानी से सोख लेते हैं, इसलिए किसी भी डाई से आसानी से ये डाई हो जाते हैं, कलर्ड हो जाते हैं और इनका घर्षण ऊंचे तापमान के खिलाफ ये लड़ सकते हैं। हम कह सकते हैं कि उसका कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अगर हम एक शब्द में कपास को कहें तो कपास आरामदायक है। कपास का अगर हम संरचना की बात करें तो इस डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे, ये इनका दीर्घकालीन काट है। इसके अनुसार कपास जो है वो रिबन जैसा होता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक टर्न होता है कपास के अंदर, सीधा रेशा नहीं है। और अगर इसके क्रॉस सेक्शन को हम देखते हैं तो ये बीन शेप का होता है, जिसकी वजह से जब ये गीला होता है तो इस मजबूती और बढ़ती है क्योंकि बीन शेप स्ट्रेच होके बढ़ जाता है। तो अगर एक बहुत जल्दी से हम ये देखते हैं कि कपास का फाइबर बनता कैसे। सबसे पहले कच्चा कॉटन को लिया जाता है, उसकी जो ओपनिंग की जाती है, खोले जाते हैं, रॉ कॉटन खुलता है, उसके बाद उसकी पिकिंग की जाती है, तोड़े जाते हैं, यहाँ डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद उसका कंघी की जाती है, अगर कार्डिंग और ड्राइंग मिलाकर कंघी की जाती है इस तरीके से। उसके बाद उसको स्पिनिंग की जाती है, यानी उसको घुमाव दिया जाता है। घुमाव देने के बाद उससे धागे बना लिए जाते हैं। कपास के गुणों की बात करते हैं हम, क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं कपास में। अगर हम सूक्ष्म रूप देखें तो ये फ्लैट, मुड़ा हुआ एवं रिबन के तरह होता है। लंबाई स्टेपल फाइबर है, ये छोटा फाइबर होता है, लगभग 1 सेंटीमीटर से 5.5 सेंटीमीटर तक होता है। इसका रंग क्रीमी वाइट होता है, जब तक कोई इसमें परिष्करण नहीं किया जाता है तब तक क्रीमी वाइट होता है। चमक इसकी मध्यम होती है, अगर चमक के लिए परिष्करण किया गया तो चमक बढ़ाई जा सकती है। उचित मजबूती होती है, गीली अवस्था में इसकी मजबूती और बढ़ जाती है। लोचमयता इसमें कम होती है और लचीलापन भी कम होता है। लोचमयता और लचीलापन में जो फ़र्क है वो आप
ये समझ लीजिए कि लोचमयता होती है जब हम किसी भी फाइबर को खींच सकते हैं तो वो अपना साइज से थोड़ा बढ़ जाए, वो होती है लोचमयता। और लचीला रेजिलेंस क्या होता है, जब हम उसको खींचने के बाद छोड़ें तो वापस वो अपने शेप में आ जाए। तो क्योंकि लोचमयता ही नहीं तो इसमें लचीलापन भी नहीं है। मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन, पानी एब्जॉर्ब करने की, नमी एब्जॉर्ब करने की क्षमता उत्कृष्ट है, अवशोषण की क्षमता। मध्यम गर्मी का ये सामना कर पाते हैं। इन पर ताप का प्रभाव तब पड़ता है जब 150 डिग्री से अधिक तापमान लंबे समय तक इस पर दिया जाए तो ये विघटित होने लगते हैं और ज्वलनशीलता आसानी से जल जाते हैं। इसका उपयोग ज़्यादातर परिधानों में किया जाता है, जितने भी पहनने के वस्त्र होते हैं उनमें किया जाता है। ब्लाउज, शर्ट, कपड़े, चिल्ड्रन वियर, एक्टिव वियर, स्विम वियर, इनमें इनका प्रयोग किया जाता है। बुने हुए परिधानों के लिए भी किया जाता है। घर के फैशन जैसे पर्दे, बेडशीट और तौलिए, चादरें, इन पे इस्तेमाल किया जाता है। रेयॉन, पॉलिएस्टर और स्पैंडेक्स फाइबर के साथ इनको मिलाकर इनके गुणधर्मों को बढ़ाया जा सकता है। अगला रेशा है लिनन। लिनन जो है वो सबसे महंगा प्राकृतिक रेशा है और एक मजबूत वनस्पति फाइबर है। याद रखना है आपको, सबसे मजबूत वनस्पति फाइबर और महंगा रेशा है। ये सन प्लांट के द्वारा बनाया जाता है क्योंकि बहुत श्रम लगता है इसके उत्पादन करने में, इस वजह से ये महंगा होता है और कम मात्रा में उत्पादित भी होता है। लेकिन इसके बने हुए कपड़े गर्मी के मौसम में असाधारण ठंडक देते हैं और ताजगी देते हैं, इसीलिए इनकी मूल्यवानता अधिक होती है। लिनन में 70% सेलुलोज होता है और 30% पैक्टिन होता है। लिनन के रेशे कैसे बनाए जाते हैं? सबसे पहले लिनन के रेशों को प्राप्त किया जाता है। सन पौधों को तोड़ा जाता है, इसके तनों से रेशा निकलता है। तनों को लंबे समय तक पानी में भिगो के रखा जाता है और जिससे तने नरम होकर गल जाते हैं। इस प्रक्रिया को रेटिंग या अपगलन कहते हैं। उसके बाद अपगलन के बाद लकड़ी वाले भाग को हटा दिया जाता है और तंतु को निकाल दिया जाता है, जिसको तंतुकर्षण कहा जाता है। उसके बाद उसकी कटाई कर ली जाती है, स्पिनिंग कर ली जाती है और कटाई के बाद बुनाई कर ली जाती है। ये है लिनन के निर्माण की प्रक्रिया। हम लिनन के गुण की बात कर लेते हैं, कौन कौन से विशेषताएं हैं लिनन में। सूक्ष्म रूप में जब हम देखते हैं लिनन को तो क्रॉस सेक्शन इसका अनियमित बहुभुज आकृतियों से बना होता है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये क्रॉस सेक्शन है, बहुभुज आकृतियों का बना हुआ होता है। इनकी लंबाई 25 से 120 सेंटीमीटर तक होती है। ऑफ वाइट कलर के होते हैं, यानी कि थोड़ा सा पीलापन लिया हुआ सफ़ेद होता है। लश्चर, चमक बहुत ही अच्छी होती है, मजबूती अच्छी होती है, लोचमयता इसमें कम होती है, लचीलापन भी कम होता है। नमी अवशोषण अच्छे तरीके से कर पाते हैं, नमी के अच्छे अवशोषक हैं। ताप का प्रभाव इसमें पड़ता है, सिर्फ मध्यम ताप को ये सहन कर पाते हैं और जब भी इनको हम आग की लपटों के सामने आते हैं तो ये झुलसने लगते हैं और आसानी से जल जाते हैं। इसका अनुप्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं? सूट, कपड़े, स्कर्ट, शर्ट आदि में किया जाता है। घर और वाणिज्यिक जितने भी टेबल के क्लॉथ होते हैं, पकवान, तौलिए, इसके भी बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। औद्योगिक उत्पाद में कैनवास बनता है इससे और कपड़ों के साथ, स्पेशली कपास के साथ मिलकर इनका उपयोग ज़्यादा किया जाता है। ऊन एक प्राकृतिक प्राणिज और प्रोटीन तंतु है। आपको याद रखना है ये प्राकृतिक और प्रोटीन से बना हुआ तंतु है। भेड़ की त्वचा से लिया जाता है और कई बार ये मोटे और समेटे हुए फाइबर्स होते हैं जिनमें स्केल्स पाई जाती हैं। भेड़ की नस्ल के आधार पर फाइबर की बनावट अलग अलग हो सकती है। यहाँ पर आप स्केल्स इसके देख सकते हैं। इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है जिसमें आप स्केल्स देख सकते हैं। ये इसके क्रॉस सेक्शन है जहाँ पर भी आपको ये स्केल्स दिख रहे हैं छोटे छोटे। महीन, नरम और गर्म फाइबर होते हैं। जितने ज़्यादा महीन होंगे, जितने नरम होंगे, गर्म फाइबर होंगे, उतनी ही अधिक और चिकनी स्केल होती है उसमें। मोटा कम गर्म फाइबर में खुरदुरा होता है और स्केल भी खुरदुरा होगा। आमतौर पर बेहतर स्केल के साथ बेहतर ऊन फाइबर खराब गुणवत्ता वाले फाइबर की तुलना में दिखने में ज़्यादा अच्छे होते हैं जिनके स्केल्स कम होते हैं। मरीनो जाति
कि ऊन सबसे अच्छी किस्म की होती है। भेड़ों के अलावा मेमने, ऊँट, हिरण, लोमड़ी, खरगोश, इनसे भी ऊन प्राप्त किया जाता है। जब जिंदा पशुओं से बाल निकालकर उनका फाइबर निकाल के बनाया जाता है तो उसे हम कहते हैं फ्लीस वूल। आपको ध्यान रखना है, ये फ्लीस वूल कहते हैं जब जिंदा से निकाले जाते हैं। और जब मरे हुए जानवरों से निकाले जाते हैं तो उनको हम कहते हैं खिंची हुई ऊन, खिंची हुई ऊन, ठीक है, पुल्ड वूल। और ये जो फाइबर्स निकालने की प्रक्रिया होती है भेड़ से, उसको कहा जाता है शेयरिंग, कतरना या शेयरिंग कहा जाता है। ऊनी वस्त्रों का अगर हम वर्गीकरण करते हैं, ऊनी तंतुओं को 3 प्रकार से तैयार किया जाता है। एक तो है वुलन ऊनी वस्त्र, दूसरा है वर्स्टेड और तीसरा है नामदार। जो ऊनी वस्त्र हैं, ऊनी वस्त्र आप फटाफट इसको नोट कर लीजिए, ये छोटे तंतुओं से बनते हैं और अधिक कंघी या कताई नहीं की जा सकती, इसलिए ये वस्त्र मोटे और खुरदुरे होते हैं। वर्स्टेड लंबे रेशों से बनाए जाते हैं और तंतुओं की कंघी और कताई करने के पश्चात इनमें थोड़ा सा ज़्यादा ऐंठन देकर तैयार किया जाता है, जिसकी वजह से ये बहुत मजबूत होते हैं और इनकी सतह बहुत चिकनी होती है। पुरुषों के कोट, पैंट, सूट आदि में वर्स्टेड का ही प्रयोग किया जाता है। आपने देखा होगा वो कितना चिकना होता, पता ही नहीं चलता कि वूल का बना है। नामदा फैब्रिक भी होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों क्लासिफिकेशन आपको याद रखने हैं। नामदा मोटी और खुरदुरी ऊन के प्रयोग से नामदा वस्त्र बनाए जाते हैं। ये वस्त्र सीधा तंतुओं से तैयार किए जाते हैं, इनमें धागों का निर्माण नहीं होता है। नामदा कैसे बनते हैं? फाइबर से यानी रेसे से कपड़ा, बीच में जो एक प्रक्रिया आती है स्पिनिंग करने की या धागा बनाने की, वो प्रक्रिया इसमें नहीं आती है। इसके लिए क्या किया जाता है कि जितने भी खुरदुरे तंतु बचे रहते हैं उनको उचित इकट्ठा करके उचित नमी, तापमान और दबाव द्वारा आपस में जोड़ दिया जाता है और उसके बाद जब वो जुड़ जाते हैं तो उनको साफ करके काट छाँट कर आवश्यकता अनुसार उनको रंग करके कढ़ाई करके उपयोग में लिए जाते हैं। ज़्यादातर जो कालीन बनते हैं वो नामदा फैब्रिक से बनते हैं और कश्मीर का नामदा बहुत ही प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है। अब इनकी विशेषताओं को देखते हैं। सूक्ष्म रूप में ये ऐंठन लिए हुए होते हैं, जैसा मैंने बताया था स्केल्स होते हैं। स्टेपल फाइबर है ये भी और 40 सेंटीमीटर तक इसकी लंबाई होती है। रंग भेड़ की नस्ल के आधार पर निर्भर करता है, प्राकृतिक रंग ही होते हैं इसमें, जैसे काला, भूरा, चांदी रंग आदि। चमक बहुत अच्छी होती है अगर अच्छी क्वालिटी की भेड़ है तो। मजबूती अच्छी है, लोचमयता बहुत अच्छी है, लचीलापन बहुत अच्छा है। जब आप इसको खींच के वापस छोड़ देते हैं, प्रेशर को छोड़ देते हैं तो अपने शेप में वापस आ जाता है। इसीलिए वुलन आप एक व्यक्ति का दूसरा व्यक्ति आसानी से पहन सकता है, चाहे वो किसी भी बॉडी स्ट्रक्चर का हो, यानी पतले व्यक्ति का वुलन दूसरा स्वेटर दूसरा पहन सकता है जो मोटा हो, और वापस जब वो निकालेगा तो बैक टू शेप आ जाएगा। तो लचीलापन अच्छा है। प्रारंभ में ये नमी नहीं सोखते हैं जब ये पानी में डाले जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद अच्छी अवशोषकता लाते हैं, इनका वजन बहुत बढ़ जाता है, लेकिन गीले होने पे ये थोड़े कमज़ोर हो जाते हैं। तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक सहन कर सकते हैं और ज्वलनशीलता इसकी है, ये 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर झुलस जाता है। इनको कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं? कपड़े, जैकेट, सूट, ट्राउज़र, स्वेटर, टोपी में, कंबल, कालीन, घोड़ों के आसन और काठी के कपड़ों पर प्रयोग किए जाते हैं। अगला जो रेशा है वो है रेशम। बहुत ही बेहतरीन प्राकृतिक रेशा है। ये एकमात्र ऐसा प्राकृतिक रेशा है जो फिलामेंट रेशा है। फिलामेंट, अगर आपको पहला वीडियो देखा और आपको ध्यान हो, 2 तरीके के फाइबर रेशे होते हैं, स्टेपल और फिलामेंट। स्टेपल जो छोटे साइज़ के होते हैं और फिलामेंट जो बहुत लंबे होते हैं। तो रेशम एकमात्र ऐसा प्राकृतिक रेशा जो फिलामेंट है। ये भी प्राकृतिक रूप से प्रोटीन फाइबर है, प्रोटीन रेशा है जो सेक्रीशन से निकलता है एक एनिमल के। ये
रेशे के कीड़े से प्राप्त होता है और इसके बारे में एक कथा है, बहुत प्रचलित है कि रेशम का तंतु का आविष्कार चीन में हुआ था और 2600 ईसा पूर्व एक राजकुमारी के द्वारा अचानक इसका आविष्कार हुआ। राजकुमारी चाय पी रही थी अपने गार्डन में और चाय की प्याली में रेशम के कीड़े का ककून वो गिर गया और राजकुमारी कोकून को जब निकालने लगी तो उसमें उसने बारीक सुंदर तंतु खिंचता चला गया और उन्होंने क्या किया, फिर उस तंतुओं को इकट्ठा करके एक सुंदर कपड़ा राजा के लिए तैयार किया। इसी तंतु को रेशम या सिल्क का नाम दिया गया और कई शताब्दी तक ये रहस्य चीन में ही छुपा रहा, लेकिन धीरे धीरे ये रहस्य बाहर आ गया और जापान, भारत, इटली, स्पेन और यूरोपीय देशों में भी रेशम का उत्पादन होने लगा। आज के समय में जापान ने आधुनिक वैज्ञानिक विधि द्वारा रेशम के वस्त्रों का प्रयोग किया जा रहा है। तो रेशम के कुछ प्रकार ये रेशम के कीड़ों से प्राप्त होता है। ये प्रोटीन रेशम मुख्यतः फाइब्रोइन होता है। ये रेशे कुछ कीड़ों के लार्वा द्वारा बनाए जाते हैं। वो रेशम के कीड़े शहतूत पर पाए जाते हैं। सिल्क फाइबर त्रिकोणीय इसका संरचना होती है, यहाँ पे आप देख पाएंगे। इसका जब हम क्रॉस सेक्शन देखते हैं तो त्रिकोणीय संरचना है और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन अनुदैर्ध्य रिकॉर्ड देखते हैं तो आप आराम से ये देखिए, बिल्कुल सीधे सीधे ये रेशे हैं जिसकी वजह से इसमें चमक बहुत ज़्यादा होती है। ये त्रिकोणीय होने की वजह से रोशनी को अपरिवर्तित कर देते हैं जिसकी वजह से बहुत चमक देते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि रेशम के धागे या रेशम के रेशे कैसे बनते हैं। सबसे पहले अंडा होता है रेशम के कीड़ों का। अंडा क्या करता है, धीरे धीरे अंडा जो है वो लार्वा में परिवर्तित होता है और लार्वा शहतूत की पत्तियों को खाता रहता है और धीरे धीरे प्यूपा में बदलता है। प्यूपा यानी ककून, जितनी ज़्यादा पत्तियां खाता है उतनी उसके ऊपर उसके मुंह से एक सिक्रीशन होता है, एक पदार्थ निकलता रहता है जिसकी वजह वो उसको कवरिंग करता जाता है और ऊपर कवर बनते बनते ये ककून जैसा, अंडे जैसा ये स्ट्रक्चर हो जाता है, ऊपर ककून बन जाता है। वो रेशम के फाइबर की लेयर होती है। फिर उसको वो तितली में धीरे धीरे बदल जाता है। तितली में बदलने के पहले ही अगर रेशों को गर्म पानी में डालकर ट्रीट कर दिया, कोकून को ट्रीट कर दिया जाता है तो कीड़े अलग मर जाते हैं, लेकिन रेशम का फाइबर निकल कर आता है। इसलिए कई लोग ये वस्त्र नहीं पहनना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये एक कीड़े की मौत के बाद बने हुए हैं। अब जल्दी से इनकी विशेषताओं को देखते हैं, इनके गुणों को देखते हैं। प्रिज्म जैसा स्ट्रक्चर होता है इसका, जैसा मैंने अभी बताया था। फिर फिलामेंट फाइबर है, बहुत ही लंबा होता है। बस अगर ककून को ब्रेक होने के पहले निकाल लिया गया रेशा, तब अगर ककून फट जाता है, कीड़ा अंदर से बाहर तितली बन के निकल आता है, तो उस दशा में क्या होता है कि बहुत अच्छी क्वालिटी का रेशम नहीं प्राप्त होता है। रंग धूमिल सफ़ेद होता है या पीला बेज कलर होता है, भूरा और भूरे रंग के भी होते हैं। चमक बहुत ज़्यादा होती है, अति उत्कृष्ट है, मजबूती अच्छी होती है, लोचमयता बहुत अच्छी है, लचीलापन भी बहुत अच्छा होता है, रेजिलेंसी जिसको कहते हैं, नमी और शोषण भी अच्छा करता है लेकिन गीले होने पर कमज़ोर हो जाता है। संवेदनशील है, ताप पर और ज़्यादा ताप पर विघटित हो जाता है, खराब हो जाता है। और ज्वलनशीलता है, 330 डिग्री पर ये जल जाता है, 330 डिग्री फ़ारेनहाइट पर ये जल जाता है। ज़्यादातर इसका प्रयोग शर्ट, टाई, ब्लाउज़, साड़ियों में किया जाता है। इसके अलावा अधोवस्त्र, पजामा, पोशाक, सूट इसमें भी किया जाता है। किसी भी चीज़ को सुसज्जित करने के लिए बेड कवर वगैरह इसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। दीवार की कवरिंग और दीवार हैंगिंग में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्राकृतिक रेशा है जूट। जूट क्योंकि बहुत एक जूट के पौधे से प्राप्त किया जाता है और बहुत आसानी से इसकी खेती की जा सकती है, इसलिए सबसे सस्ता फाइबर है। लेकिन इसका प्रयोग वस्त्र पहनने योग्य वस्त्रों के रूप में कम किया जाता है क्योंकि ये कोर्स मोटा फाइबर होता है। विशेषताएं क्या है, ये बहुत टिकाऊ नहीं होता और नमी के संपर्क में आने पर तेज़ी से खराब हो जाता है। मजबूती इसकी कम होती है और मजबूती की कमी के कारण शुद्ध सफ़ेद बनाने के लिए इसको कोई भी इसमें परिष्करण नहीं किया जा सकता है। तो इसका अनुप्रयोग कालीन, मोटे और सस्ते कपड़े, भारी बैगिंग आदि के लिए किया जाता है और इससे सूत बनाए जाते हैं। सूत में यानी कि रस्सी बनाई जाती है ज़्यादातर।
तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चैप्टर का पार्ट 2 बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ रिव्यू क्वेश्चन है आपके लिए। लिखिए जल्दी से, सूती कपड़े लोकप्रिय क्यों हैं उसे समझाइए। क्वेश्चन नंबर 2, उनके गुणों के आधार पर रेशम के कपड़ों की उपयोगिता क्या है। और क्वेश्चन नंबर 3 है किन्हीं 3 निम्नलिखित रेशों में से निम्नलिखित रेशों में 3 गुणों का उल्लेख करें, लिनन, वूल और कॉटन। थैंक्स फॉर वॉचिंग गुरु ज्ञानम, इट्स ऑल अबाउट होम साइंस। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए। और हाँ, अगर आपको कोई क्वेरी है, कुछ जानना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।